नमस्कार, बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हिस्ट्री की ये क्लास एसएससी जीडी 2025 आगामी यूपी पुलिस, यूपीएसआई और सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। हिस्ट्री में हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं और ये इसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को विस्तार से समझा था। आज की क्लास में हम इस सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खोजे गए, उन स्थलों में जो पहला स्थल जिसका उत्खनन किया गया या जिसको खोजा गया वो हड़प्पा था। पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। और इसीलिए इस सभ्यता का एक नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया और इसकी चर्चा हमने पूर्व की क्लास में की थी। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया और कब किया? 1921 में। हड़प्पा का उत्खनन या खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की और इसका उत्खनन जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया। जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया। और जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, यानी 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये अध्यक्ष थे। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया और जॉन मार्शल ने ही इसका नामकरण किया था, इस सभ्यता का नामकरण किया था। इसे इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। इसकी चर्चा हमने पहली क्लास में की है। हड़प्पा की जो अवस्थिति है, हड़प्पा की अवस्थिति पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में ये पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये अवस्थित है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हड़प्पा की अवस्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर है। यहां से जो अवशेष मिले हैं वो धान्य कोठार से तात्पर्य है अन्नागार या अन्न भंडार गृह। अन्नागार या अन्य भंडार गृह के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से कपास के साक्ष्य मिले हैं और विश्व में सर्वप्रथम जो कपास उत्पादन का श्रेय दिया जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। हड़प्पा से श्रमिकों के आवास के साक्ष्य मिले हैं। यहां से एक विशेष प्रकार का कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है और यहाँ के जो कब्रिस्तान हैं वो अधिकतर कब्रिस्तान एच आकार के हैं। कैसे आकार के हैं? एच आकार के हैं। हड़प्पा से स्वास्तिक एवं चक्र के अवशेष मिले हैं। स्वास्तिक एवं चक्र के भी अवशेष हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा से जो बर्तन मिले हैं उन पर मछुआरे का चित्र अंकित है। हड़प्पा से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनमें कुछ मोहरों पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा अंकित है और इसे उर्वरता की देवी कहा गया। हड़प्पा से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। यहां से शंख का बना बैल मिला है। हड़प्पा को प्रसिद्ध इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है। किसे? हड़प्पा को प्रसिद्ध इतिहासकार पिगट ने क्या कहा है? अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया। किसने किया? रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में अवस्थित है। पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में है और ये सिंधु नदी तट पर है। किस नदी तट पर है? सिंधु नदी तट पर है। यहां से कांसे की नर्तकी और खंडित योगी की मूर्ति, इसमें योगी का सिर है, खंडित योगी की मूर्ति मिली है। यहां से
पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। सूती कपड़े के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार या बृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता है। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस विशाल स्नानागार का प्रयोग यहाँ के लोग धार्मिक अनुष्ठानों में करते होंगे। और यह स्नानागार 11.84 मीटर लंबा है, 11.84 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है, 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक जनसंख्या का अनुमान लगाया गया। और यह अनुमान क्यों लगाया गया? क्योंकि मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मात्रा में नर कंकालों की प्राप्ति हुई है, सर्वाधिक मात्रा में नर कंकालों की प्राप्ति हुई है, इसीलिए यह अनुमान लगाया गया कि इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा रही होगी। और मोहनजोदड़ो को इसीलिए मृतकों का टीला कहा गया। और मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में अर्थ है वो मृतकों का टीला ही है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला ही है। मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की प्रतिमा की प्राप्ति हुई है, मातृ देवी की प्रतिमा की प्राप्ति हुई है। यहां से गले हुए तांबे का ढेर, गले हुए तांबे का ढेर, गले हुए तांबे का ढेर यानी गले हुए तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। यहां से मिट्टी के दिए के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के दिए के साक्ष्य मिले हैं। यहां से मिट्टी का तराजू मिला है, मिट्टी का तराजू भी मिला है। स्टुअर्ट पिगट जिनकी अभी हमने चर्चा की थी, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। क्या कहा है? जुड़वां राजधानी कहा है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने इसे साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। किसे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। और स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को क्या कहा था? अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। आगे देखिए, चन्हूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने की थी। ननी गोपाल मजूमदार ने चन्हूदड़ो की खोज की थी और इसका जो उत्खनन किया था वो अर्नेस्ट मैके ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट मैके ने किया था। चन्हूदड़ो की जो अवस्थिति है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर है, सिंधु नदी तट पर है। और यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह अवस्थित है। कौन सा स्थल? चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। और चन्हूदड़ो से कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान, कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से लिपस्टिक, काजल, कंघा आदि के भी अवशेष मिले हैं। यहां से मनका बनाने का कारखाना, मनका से तात्पर्य है गुड़िया, मनका से तात्पर्य है गुड़िया यानी मोती जिनसे मालाओं को बनाया जाता है, इसके बनाने का यहां से कारखाना प्राप्त हुआ है। चन्हूदड़ो में दुर्गीकरण का अभाव है, यानी यहां किसी भी प्रकार के किले के अवशेष नहीं मिलते हैं। चन्हूदड़ो से 4 पहियों वाली गाड़ी के अवशेष मिले हैं, 4 पहियों वाली गाड़ी के अवशेष मिले हैं। यहां से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं, अलंकृत हाथी के भी अवशेष कहां से मिले हैं? चन्हूदड़ो से। आगे देखिए, कालीबंगा की अवस्थिति भारत में है और यह भारत में राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में कालीबंगा की अवस्थिति है और यह घग्गर नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है। इसका उत्खनन बीबी लाल एवं बीके थापर ने क्या किया है? कालीबंगा का उत्खनन किया है। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया है? बीबी लाल एवं बीके थापर ने।
कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहां से मिले हैं। और यहां से युगल समाधि या युग्म समाधि यानी स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य यहां से मिले हैं। अलंकृत ईंटों की प्राप्ति यहां से हुई है, कालीबंगा से अलंकृत ईंटों की प्राप्ति हुई है। और यहां के जो भवन हैं उन भवनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, यानी कालीबंगा के जो भवन यानी मकान निर्मित हुए हैं वो कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं। कालीबंगा में अंतिम संस्कार की तीनों विधियों के साक्ष्य मिले हैं, जिनकी चर्चा हमने पहली क्लास में की थी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार यानी जलाने की परंपरा। इन तीनों विधियों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। यहां से काली चूड़ियां मिली हैं और कालीबंगा का तात्पर्य ही काली चूड़ियां है, काली चूड़ियां है। यहां से मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। यहां से अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति हुई है। और यहां से जो मोहरें मिली हैं वो बेलनाकार हैं। कैसी हैं? बेलनाकार मोहरों की यहां से प्राप्ति हुई है। यहां से सिलबट्टा का भी साक्ष्य मिला है। और यहां से मिट्टी के मनके की भी प्राप्ति हुई है। मिट्टी के मनके यानी मिट्टी के गुड़ियों की भी यहां से प्राप्ति हुई है। आगे देखिए, लोथल की अवस्थिति भारत में है और यह भारत में गुजरात में है। और भोगवा नदी के तट पर है। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। इसका उत्खनन एस.आर. राव ने किया था। किसने किया था? एस.आर. राव ने किया था। और यहां से लोथल से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और तीनों नामों से पूछा जाता है। यह एक बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यह डाकयार्ड या गोदीवाड़ा, ये तीनों ही नाम बंदरगाह के हैं और परीक्षा में इन तीनों नामों से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यहां से डाकयार्ड, गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। ये एक हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहां से चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। यहां से फारस की मुद्राओं का से मिला है। हाथी के दांत के पैमाने की प्राप्ति हुई है। यहां से 3 युग्मित समाधि, अभी हमने युगल समाधि की बात की थी, मतलब एक समाधि में 2 कंकाल यानी स्त्री और पुरुष 2 के कंकाल मिले हैं। लेकिन यहां से ऐसी समाधियां मिली हैं जिसमें 3 कंकाल मिले हैं। लोथल में चालाक लोमड़ी की कथा का अंकन भी मिला है। वहां से तांबे का निर्मित कुत्ता मिला है। तांबे का निर्मित कुत्ते की प्राप्ति हुई है। यहां से एक दिशा मापक यंत्र की भी प्राप्ति हुई है। यहां भी मनका बनाने का कारखाना यहां भी मिला है। मनका बनाने का कारखाना। ठीक है, आगे देखिए, धौलावीरा भी गुजरात में है और यह गुजरात में मासर एवं मानहर नदियों के संगम पर है। इसका उत्खनन जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट ने किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, हमने चर्चा की थी कि अधिकतर नगर 2 भागों में विभाजित थे, पश्चिमी हिस्सा यानी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। लेकिन यह धौलावीरा था, इसकी भी हमने चर्चा की थी, यह 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। यहां से एक खेल का मैदान यानी स्टेडियम मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि चिन्ह मिले हैं उनमें से 10 लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हुए यहां से एक शिलालेख मिला है। क्या मिला है? शिलालेख मिला है। धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल यानी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। और कब किया गया है? 2021 में किया गया है। आगे देखिए, बनवाली हरियाणा में लुप्त सरस्वती नदी तट पर है। बनवाली की जो अवस्थिति है वो हरियाणा में है और लुप्त सरस्वती नदी के तट पर है। और यह फतेहाबाद जिले में है। फतेहाबाद जिले में है। और इसका जो उत्खनन किया था, बनवाली का उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने किया था। किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने किया था। यहां से
हल आकृति के मिट्टी के खिलौने, हल आकृति के यानी हलनुमा आकृति के मिट्टी के खिलौनों की प्राप्ति हुई है। बनवाली से अत्यधिक मात्रा में जौ के अवशेष मिले हैं, अत्यधिक मात्रा में जौ के अवशेष मिले हैं। यहां जल निकासी का अभाव था। हमने चर्चा की थी कि यहां से एक सुदृढ़ जल निकासी की व्यवस्था की रूपरेखा मिलती है, लेकिन बनवाली से यह रूपरेखा नहीं मिलती। बनवाली में जल निकासी का अभाव है। बनवाली से तांबे की कुल्हाड़ी की प्राप्ति होती है, तांबे की कुल्हाड़ी की प्राप्ति होती है। यहां से तांबे के वाणाग्र भी मिलते हैं, तांबे के वाणाग्रों की भी यहां से प्राप्ति होती है। आगे देखिए, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा में है और हरियाणा के हिसार में, हरियाणा के हिसार में यह घग्गर नदी के तट पर है। हरियाणा के हिसार में घग्गर नदी तट पर राखी गढ़ी की अवस्थिति है और इसका जो उत्खनन किया था वो सूरज भान ने किया था। किसने किया था? सूरज भान ने किया था। यहां से अन्न भंडार गृह, अन्न भंडार गृह की प्राप्ति हुई है। भारत में जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, भारत में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, उनमें राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। राखी गढ़ी कैसा है? सबसे बड़ा स्थल है। और ओवरऑल जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। लेकिन ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? गनेरी वाला है। कौन सा है? गनेरी वाला है। और गनेरी वाला कहां है? पाकिस्तान में है। गनेरी वाला कहां है? पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखिएगा। ओवरऑल अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? गनेरी वाला है। और भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा संग्रहालय यहां पर बनाया जा रहा है या निर्माणाधीन है, बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, रोपण, रोपण कहां है? पंजाब में, और यह सतलज नदी के तट पर है। रोपण पंजाब में है और यह सतलज नदी के तट पर है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और रोपण से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। मानव के साथ यहां पर कुत्ते को दफनाया गया है, इसके साक्ष्य यहां से मिलते हैं। आगे देखिए, सुरकोटदा, सुरकोटदा कहां है? सुरकोटदा गुजरात में है और यह सादी कौर नदी तट पर है। सादी कौर नदी तट पर है। इसका उत्खनन जेपी जोशी ने किया था। किसने किया था? जेपी जोशी ने किया था। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं। घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से प्राप्त होती हैं। अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। घोड़े की अस्थियां कहां से प्राप्त होती हैं? सुरकोटदा से प्राप्त होती हैं। और सुरकोटदा कहां है? गुजरात में है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्रमुख स्थल। यहां से आपसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्थल का नाम दिया होता है और आपसे उसकी अवस्थिति पूछ ली जाती है। तो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अभी कुछ स्थलों की हमने चर्चा की। अन्य स्थलों में अमरी है, अमरी पाकिस्तान में है, कोटदीजी पाकिस्तान में है, गनेरी वाला जिसकी अभी हमने चर्चा की, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो कहां है? पाकिस्तान में है। हरियाणा, हरियाणा में जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं उनमें बालू है, भगवानपुरा है और कुणाल है। क्या है? कुणाल है। राजस्थान, राजस्थान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो बालाथली है और कर्णपुरा है। कर्णपुरा और बालाथली कहां है? राजस्थान में है। गुजरात, गुजरात की बात करें तो देसलपुर, रंगपुर, कुंतासी और मालवण। देसलपुर, रंगपुर, कुंतासी और मालवण ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहां हैं? गुजरात में है। और रंगपुर से एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, यहां से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं कहां से? रंगपुर से। और रंगपुर कहां है? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल उत्तर प्रदेश में हैं उनमें सनौली है, आलमगीरपुर है और हुलास है। सनौली कहां है? सनौली बागपत में है। सनौली कहां है? बागपत में है। आलमगीरपुर कहां है? आलमगीरपुर मेरठ में है। और हुलास कहां है? हुलास सहारनपुर में है। हुलास कहां है?
सहारनपुर में है। पंजाब में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उसमें बाड़ा है और दधेरी है, बाड़ा है और दधेरी है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना है, आर्यों का आक्रमण माना है। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके एवं एस.आर. राव ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को माना है। किसको माना है? बाढ़ को माना है। आर.एल. स्टेइन और अमलानंद घोष, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को माना है। किसे माना है? जलवायु परिवर्तन को माना है। यू आर कैनेडी ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण महामारी को माना है। किसे माना है? महामारी को माना है। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल ने बाढ़ को भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण माना है और प्रशासनिक शिथिलता को भी इसका पतन का कारण माना है। आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।